हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि उम्मीद थी कि हम एक ऐसी क्लास पे चर्चा करेंगे जो शायद अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर क्लास होगी और जिससे सबसे ज़्यादा आने की संभावना भी क्वेश्चनों की होगी। उसी क्लास को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ और शायद हम उस क्लास पे एक लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे। और शायद आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भारत में 28 मई 2023 ईस्वी को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, है ना। संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अब ये जो आपकी उद्घाटन होगा संसद भवन का 28 मई 2023 ईस्वी को नए संसद भवन का, इसका उद्घाटन जो करेंगे वो हमारे प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इसका उद्घाटन करेंगे। ये बात। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और इनसे आने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आपकी तथ्यों को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। और कृपया करके सभी लोगों से आपकी गुजारिश मैं बार बार करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को प्रमोट करें। कोशिश करें कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, जिससे शायद वो सब चीजें मैं प्रोवाइड कर सकूं आपको जिनकी करने की संभावना है और जिनसे हम लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सके। कृपया करके सभी लोग क्लास को लाइक जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा आपकी हमारी सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को करने की कोशिश करें। तो चलिए पहले तो हम आपकी इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो भी कुछ आपकी हमारी इसमें संभावना होगी मैं आपसे पढ़ने के लिए बोलूंगा और उन्हीं चीजों को आप लोग आपकी एक बार ध्यान से जाके मेमोराइज कर लें या आपकी हमारी कोशिश करें कि आप पढ़ लें आपकी, है ना। देखो, ये जो नया संसद भवन बना है ये वाला, ये है ना। अब इतनी आपको जानकारी होगी, मैं इसी आपकी वीडियो क्लासेस में इसी यूट्यूब चैनल पर संसद को एक बार आपकी पूरी पढ़ा चुका हूँ, तो कृपया करके आप संसद को एक बार वहां से जाके रिपीट कर सकते हैं। अब देखो, आप सबको पता होगा कि हमारे भारत में, मैं एक एक करके स्टेप बताता रहूंगा, आप लिखते रहें। हमारे भारत में, देखो ध्यान से सुनते रहें, हमारे भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब हिंदी में परियोजना होती है। एक प्रोजेक्ट हमारे भारत में चलाया गया और हिंदी में इसका मतलब होती है परियोजना। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था, इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो रखा गया था आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। यह सेंट्रल विस्टा परियोजना की, है ना। अब देखो, पहली बात तो यह है कि आप एक एक स्टेप करके आपके मुझे सुनते रहे और लिखते रहे। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों रखा गया। देखो क्या है, आपको सबको पता होगा कि हमारे भारत में, हमारे भारत में नई दिल्ली के पास स्थित, है ना, नई दिल्ली के पास स्थित, हमारे भारत में नई दिल्ली के पास स्थित रायसीना हिल्स। देखो, हिल्स मीन्स होती है पहाड़ी। हमारा भारत जो है उसकी नेशनल कैपिटल है आपकी नई दिल्ली, और नई दिल्ली के बिल्कुल पास में स्थित है आपकी रायसीना हिल्स। इस रायसीना हिल्स के रायसीना हिल्स पर स्थित जो प्रशासनिक क्षेत्र है, प्रशासनिक जो प्रशासनिक क्षेत्र है, इस प्रशासनिक क्षेत्र में, वास्तविकता में उस प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे भारत में, और उसका आपकी हमारी प्रशासनिक क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा का पुनर्उद्धार करने के लिए, पुनर्उद्धार करने के लिए एक योजना शुरू की गई 2019 ईस्वी में।
और उस योजना का नाम रखा गया था आपकी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखो मैं अभी समझाऊंगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, देखो मैं आपको एक बताता हूँ, बड़ी आसान चीज है, आप लोग लॉजिक पढ़ा करो, चीजें रटी हुई मत पढ़ा करो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहती है। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था इसमें कि हमारे भारत में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक पहाड़ी है, एक हिल्स है, और उस वाली हिल्स का नाम है रायसीना पहाड़ी। इस रायसीना पहाड़ी के बिल्कुल आपकी हमारी इस पर ही स्थित है प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र का मतलब बहुत सारे आपकी हमारी सचिवालय हैं इस पर बने हुए। हमारे भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, भारत की जो संसद भवन है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, और भी बहुत सारे आपके हमारी छोटे छोटे प्रशासनिक कार्यालय हैं। इन प्रशासनिक कार्यालयों का जहां स्थित है ना, उस वाले क्षेत्र को देखो सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया पहले से। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, विस्टा का मतलब होता है क्षेत्र आपके हमारे ये वाला। तो इस रायसीना पहाड़ी पर जो भी प्रशासनिक क्षेत्र सेंट्रल विस्टा के नाम से आपके बने हुए हैं, तो इनका सबका पुनरुद्धार किया जाएगा, मतलब कि इनको रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इनमें जैसे संसद भवन का द्वारा निर्माण होगा, सुप्रीम कोर्ट का द्वारा निर्माण किया जाएगा, जैसे आपकी हमारी राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो एरिया होगा उसका रिनोवेशन किया जाएगा, उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा आपका। तो उसी रीजन से इस वाले क्षेत्र को पहले से ही आपकी सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। और उसी रीजन से आपकी इस योजना का नाम जो 2019 में शुरू की गई आपकी हमारी क्या नाम रखा गया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रखा गया। तो अब आप कम से कम इतना तो समझे ही होंगे कि इसका नाम आपकी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों रखा गया है कि नहीं है ना। अब देखो इसके बारे में यदि हम बात करेंगे, आपकी हमारी इतनी का स्क्रीनशॉट आप ले ले और लिखा करें प्लीज कृपया करके, है ना। अब देखो वास्तविकता में यदि हम लोग आपकी हमारी इस पे डिस्कस करते हैं, हम लोग इस पे अगर हम बातें करेंगे, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लेते हैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, और मान के लेते हैं पूछा ही जाएगा कि जो नए संसद भवन बना है ना, नया संसद भवन बना है, इसका निर्माण इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, या किस परियोजना के तहत किया गया। प्रोजेक्ट मीन्स हिंदी में आपकी परियोजना होती है, तब आंसर आएगा आपकी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी इसका निर्माण किया गया है ना। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया, और ऐसा नहीं है केवल अकेला ही संसद भवन आपकी इसके तहत बनेगा, बहुत सारी आपकी हमारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जैसे इसी परियोजना के तहत अब आपको समझ में आ गया होगा ना। इसी परियोजना के तहत जैसे सुप्रीम कोर्ट की आपकी हमारी बिल्डिंग का रिनोवेशन किया जाएगा, इसी इसका आपकी पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसी आपकी हमारी भाई योजना के तहत, ठीक है। एवं जो अन्य प्रशासनिक कार्यालय है ना, जो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में बने हुए हैं, अन्य प्रशासनिक कार्यालय, इन अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का भी आपके पुनर्निर्माण इसी के तहत किया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप एक चीज और लिख लें आपकी, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा यानी केंद्र द्वारा वर्ष 2022-23 में शहरी एवं आवास मंत्रालय, ध्यान से सुनते रहना भाई मुझे आपकी, है ना, और लिखते रहना, शहरी एवं आवास मंत्रालय को, इसको जरूर लिखना आपकी 2600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, समझ में आया भाई। मतलब कि ये होगा कि ये जो आपकी हमारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट परियोजना है ना, इसके तहत बहुत सारी बिल्डिंगें बनेंगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जिस स्थान पर हमारा प्रशासनिक आपकी क्षेत्र अवेलेबल है ना आपकी नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर, उसका नाम पहले से सेंट्रल विल्स है। ये सेंट्रल आपकी हमारी भाई उसका नाम क्षेत्र सेंट्रल क्षेत्र रखा गया, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र। और उस क्षेत्र में बनी जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी ना, जितनी भी आपकी हमारी भैया वहां पर प्रशासनिक कार्यालय, सबका पुनरुद्धार किया जाएगा।
पुनर्निर्माण किया जाएगा, और इसी रीजन से आपकी हमारी उसका नाम हमने प्रोजेक्ट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रख दिया। अब जो बजट हमारा प्रस्तुत किया गया था फरवरी 2023 में, तो इस बजट में अगर हम बात करें तो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा शहरी एवं आवास मंत्रालय के लिए इस परियोजना को पूरी करने के लिए आपकी कितने करोड़ों रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तब आंसर क्या आएगा? 2600 करोड़। इन्हीं 2600 करोड़ में आपकी सुप्रीम कोर्ट भी बनेगा। इन्हीं 2600 करोड़ रुपए में आपकी हमारी किसका भी निर्माण किया जाएगा? संसद भवन का, और बाकी के अतिरिक्त कार्यालय में आपकी हमारी इसी परियोजना के तहत आपकी निर्मित किए जाएंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? लिखा करें कृपया करके, आपकी पढ़ाई उसी का नाम होता है जो आपको लिख के याद रह जाए आपकी हमारी, ठीक है भाई, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं उसमें। तो अब नए संसद भवन जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री 28 मई को कर रहे हैं, इस नए संसद भवन का निर्माण आपकी जिस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? सबको क्लैरिफाई हुआ? सबको कंफर्म हुआ? अब हम बात कर लेते हैं, ये जो नया संसद भवन होगा ना, नया संसद भवन, अब मैं इसके बारे में कुछ आपके पॉइंट बता देता हूँ कि ये है क्या आपके, है ना। नए संसद भवन की अगर हम बात करेंगे आपकी, तो नया टोटल मिलाकर आपकी हमारी जो संसद भवन होगा, इसका अगर एरिया की बात करें, है ना, टोटल आपकी हमारी जो एरिया घेरा गया है इस संसद भवन में आपकी, वो है आपकी लगभग 64,500 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर की जगह कई बार स्क्वायर मीटर भी आएगा, यानी कि इस आपकी हमारी जो टोटल क्षेत्रफल है, एरिया, है ना, जो टोटल आपकी एरिया है इस नए संसद भवन का आपकी हमारी, वो कितना है? लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, इतने का आपकी हमारी क्षेत्रफल है। इस नए संसद भवन में अगर हम बात करें, तो नए संसद भवन को बनाने में जो टोटल आपकी लागत आई है ना, लागत आई है लगभग 1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपए आपकी हमारी इसमें लागत आई है। इसे जो बनाने का कार्य है ना, जो बनाने का आपकी कार्य है वो किया गया आपकी हमारी टाटा, एक टाटा आपकी हमारी कंपनी है ना, टाटा इंस्ट्रक्शन आपकी हमारी कंपनी, उसके द्वारा आपकी इसका निर्माण किया गया है आपकी हमारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है जिस कंपनी को इसे बनाने में आपकी ठेका दिया गया। वैसे ठेका तो मैं आपको बताऊं लगभग 971 करोड़ रुपए में था बनाने का ठेका, लेकिन बाद में जब स्टील की कीमतें भारी वृद्धि होगी तो उस रीजन से इसके खर्च को बढ़ाकर लगभग 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो वर्तमान में जो इसको आपकी निर्मित किया गया वो लगभग कितने करोड़ रुपए में? 1200 करोड़ रुपए में। इतने क्षेत्रफल में आपकी इसका निर्माण फैला हुआ है, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट आपकी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसको ठेका दिया गया था, ठीक है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इसका जो डिजाइन है ये जरूर याद रखें। इसका जो डिजाइन है ना, वो गुजरात स्थित एक आर्किटेक्ट कंपनी है आपकी हमारी, है ना, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट एक कंपनी है गुजरात में, यानी गुजरात की एक कंपनी है आर्किटेक्ट कंपनी, जो डिजाइन वगैरह बनाती है, और उस कंपनी का नाम है आपकी एच सी पी आपकी हमारी डिजाइन्स, HCP डिजाइन्स, इसने तैयार किया है डिजाइन्स। ये उस कंपनी का नाम है ये वाली आपकी, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं है इसका डिजाइन बनाने वाला, बल्कि एक पूरे का पूरा ग्रुप है, और उसका नाम है HCP डिजाइन्स। और ये HCP डिजाइन्स आपकी किस राज्य की कंपनी है? भारत में, गुजरात की है। निर्माण भी भारत की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। इतनी लागत है, ये इतने क्षेत्रफल में आपकी ये फैला हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आपके 28 मई 2023 ईस्वी को आपकी कर देंगे आपकी, ये वाला, है ना। अब अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, ये इतना हो गया सब लोगों का क्लियर, है ना। अब अगर हम बात करेंगे हमारी इस नए संसद भवन में, तो देखो नए संसद भवन में आप सबको पता है ना कि आपकी जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, आपने कम से कम इतना तो पढ़ लिया, और सभी जानते हैं कि संसद भवन में जो होती है हमारे भारत में, उसमें 2 सदन होते हैं, है ना, जैसे संसद है आपकी हमारी ये वाली। तो ये जो नया संसद भवन होगा ना, एक बात और ध्यान रखना, ये आकार में अगर हम बात करेंगे ना, तो त्रिभुजाकार होगा। आकार में अगर हम बात करेंगे तो ये ट्राइंगल शेप का होगा, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुजाकार होगा। अब देखो हम सभी जानते हैं कि संसद भवन में जो होती है ना, वो आपके टोटल मिलाकर आपके 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक तो होगा लोकसभा, और एक होगा आपका राज्यसभा। है ना, 2 सदन होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें ना संसद भवन में, तो लोकसभा में जो है आपकी, देखो इसमें अलग अलग है। जैसे लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, 888 बैठने की व्यवस्था इसमें आपकी की गई है, 888। और इसमें लगभग 384 राज्यसभा में,
राज्यसभा में सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक साथ राज्यसभा जो इसका हाउस होगा उसमें 384 सदस्य बैठ सकते हैं, लोकसभा जो हाउस होगा उसमें एक साथ 888 सदस्य बैठ सकते हैं। अब देखो आप ऐड करके देखें, अगर हम 888 को और 384 से अगर हम ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 8 8 16 और 1 17, 8 3 11 और 1 12, तो इसका मतलब ये होगा कि कुल मिलाकर, है कि नहीं, आप कह सकते हैं ना कि कुल मिलाकर संसद के संयुक्त सत्र में होता है ना एक आपकी संयुक्त अधिवेशन, यानी जब दोनों सदनों की एक साथ बैठक हो जाए, कुल मिलाकर संसद के संयुक्त सत्र में संयुक्त सत्र में 1272 1272 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, ये इसमें व्यवस्था की गई है। आई बात समझ में? यानी लोकसभा में कितने सांसद एक साथ बैठ सकते हैं आप सबको पता होगा, लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 552 हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 543 ही है, 543 है, लेकिन इसमें आपकी बैठने की व्यवस्था कितने की गई है, 888 की। इसमें अधिकतम सदस्य आप सबको पता होगा 250 हो सकते हैं, लेकिन इसमें कितने भी सांसदों की बैठने की व्यवस्था की गई, 384 की। इसमें अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन है फिलहाल आपकी हमारी 543 543, इसमें अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन है 245, तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपकी स्पेस रखा गया है, इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेस रखा गया। दोनों सदनों में अगर एक साथ मिलाकर बात करें तो 1272 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। डिजाइन भी भारत की एचसीपी कंपनी जो गुजरात की उसके द्वारा तैयार किया गया, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, 1200 करोड़ रुपए लागत आई है आपकी हमारी लगभग बनाने में। टोटल 2600 करोड़ रुपए के तहत आपकी जितना भी आपकी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंगें बनाई जाएंगी उसका बजट निर्धारित किया गया। ये सारी आपकी हमारी खूबसूरत बातें होंगी जो इसमें आपकी निर्धारित की गई है। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को आपकी, है कि नहीं, है ना। अब अगर हम बात करेंगे इसका आपके हमारी ये वाला, तो देखो एक बात और ध्यान रखना आपकी इसमें, अब इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना जो विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है, जो हम लोगों को एक बार अच्छी तरीके से आपकी डिस्कस भी करना है और हम लोगों को आपकी हमारी उस पर पढ़ाई भी करनी है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा आपकी हमारी इसमें आपकी हमारी भाई उठाया जा रहा है, और उस बहुत बड़े मुद्दे का नाम ये है कि जैसे ये हमारी भाई नया संसद भवन बनेगा, अब इस नए संसद भवन में लोकसभा में, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप, लोकसभा में जो लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं भाई, है ना, लोकसभा जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा जो स्पीकर होगा, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, कुर्सी के पास, कुर्सी को कई बार आपके अखबारों में आसन भी आएगा लिखा हुआ आपकी, है ना, तो यानी उनके जो बैठने का स्थान होगा, जैसे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, तो ओम बिरला जी के आपकी हमारी जो आसन होगा जहां से वो अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा की बैठकों को संचालित करेंगे, तो उनकी कुर्सी के पास आपकी हमारी एक तरीके से एक आपकी हमारी बहुत अच्छा डिजाइन तैयार किया गया, और उस वाली डिजाइन को आपकी हमारी ऐतिहासिक स्वर्ण राजधानी कुर्सी के पास ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब मैं सारा ही बताऊंगा, टेंशन ना लें आपकी, है ना, एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड स्थापित किया जाएगा। अब ये आपकी हमारी होगा क्या, है ना, ये जो मैंने नाम लिखा है ना, देखो ये है, मतलब ये होगा कहने का कि जहां पर आपकी लोकसभा के स्पीकर बैठेंगे ओम बिरला जी, उनकी कुर्सी के पास एक, जैसे कुर्सी यहाँ डली हुई है मान लेते हैं, तो उनके बिल्कुल बगल में, उनके बिल्कुल बगल में आपकी हमारी एक एक चिन्ह स्थापित किया जाएगा, ऐसे करके मान सकते हैं, और उस वाली चिन्ह का नाम क्या होगा, आपकी हमारी ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड होगा, जो लोकसभा में लगेगा, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास लगा हुआ होगा आपकी हमारी ये वाला, है ना। अब ये वाला जो ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड है ना, ये वाला आपके है कि नहीं, जो ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड है, इसका जो नाम होगा वो होगा आपकी संगोल, इसका नाम जो होगा वो संगोल होगा, ये इसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा है। एक ऐतिहासिक आपकी राजदंड स्वर्ण होगा आपकी, और इसका नाम क्या होगा आपकी संगोल होगा, ये वाला, ये है, ये वाला,
ये संगोल है, इसको लेकर आपकी हमारी बहुत कुछ आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, बहुत कुछ सुना भी होगा। एक आकृति लगाई जाएगी, वैसे अखबार वालों ने इसको कई बार ऐसे भी लिख के दिया संगोल, लेकिन वर्तमान में इसको आपके अखबार वालों ने ज्यादातर संगोल का नाम दिया है। इस वाली ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड का नाम होगा, जो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, आपकी लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष की चेयर के पास। और इसको वास्तविकता में नाम संगोल का नाम दिया गया, लेकिन ये आपकी हमारी है क्या, ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड के नाम से आपकी इसको जाना जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल बता देता हूँ कि वास्तविकता में लेकर इसको इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, तो आपको शायद उससे संबंधित आपकी सारी जानकारी हो जाएंगी। इतना लिख लिया सब लोगों ने आपकी, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपकी डिस्कस कर लेते हैं। जो लोकसभा में आपकी लोकसभा अध्यक्ष के पास की सेंगोल आपकी स्थापित किया जाएगा ना, उसके बारे में कर लेते हैं आपके हमारी। अब मैं एक एक लाइन आपकी इसके बारे में लिखता रहूंगा, आप लोग आपकी हमारी इसको एक बार ध्यान से लिखते रहना, सारे के सारे व्यक्ति जो होगा, है ना। अब देखो क्या है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे ना, ये तो संगोल है, संगोल ये भारत की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का प्रतीक है। संप्रभुता संप्रभुता का प्रतीक है एवं एवं सांस्कृतिक विरासत, है ना, भारत की एकदम सांस्कृतिक विरासत और विविधता, सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता को प्रदर्शित करता है। मैं अभी समझाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। विविधता को प्रदर्शित करता है है ना। देखो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, हमारी अपनी आपकी पर्सनल चॉइस होती है, हमारी अपनी पर्सनल इच्छा होती है, और उसी के आधार पर हम सब लोग काम करते हैं, है ना। और हमारी आपकी जितनी भी विविधताएं हैं, सांस्कृतिक जो भी हमारी जो भी हमारी आपकी कल्चर रही है, जो भी संस्कृति रही है, और जो भी हमारी विविधता रही है, आपकी डाइवर्सिटी रही है, इन विविधताओं को, स्वतंत्रता और संप्रभुता को प्रदर्शित करने का एक तरीके से सिंबल जो होता है, ये एक प्रतीक है। प्रतीक है यानी कि एक शैडो है, एक आकृति है बनी हुई आपकी, जो वास्तविकता में भारत की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। एक आकृति है ये, इस आकृति को इस रीजन से आपकी स्थापित किया जाएगा। अब मैं अगर इसके बारे में बात करें ना, सेंगोल, ये सेंगोल जो है आपकी, ये तमिल भाषा में एक शब्द होता है आपकी हमारी तमिल भाषा में, और उसका नाम होता है आपकी हमारी सेमई। सेमई इससे लिया गया है। सेमी, ये वाला जो वर्ड है ना, तमिल भाषा की सेमी से लिया गया है, लिया गया है, लिया गया है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, इसके अर्थ की अगर हम बात करेंगे आपकी, तो नीति परायणता है। नीति, इसके अगर अर्थ की बात करेंगे आपकी, तो इसका अर्थ जो है वो नीति परायणता है, ये बात। अब नीति का मतलब आप सभी जानते हैं, आपकी हमारी स्वतंत्रता होता है, यानी कि तमिल भाषा में आपकी हमारी तमिल एक शब्द है, और उस तमिल शब्द का नाम क्या रखा गया, आपकी सेमई रखा गया है। इस तमिल भाषा में जो सेमई शब्द है, इससे ही आपकी सेंगोल शब्द लिया गया, और जिसका अर्थ वास्तविकता में आपकी हमारी क्या होता है, नीति परायणता होता है। नीति का मतलब होता है कि विधि, विधि का मतलब यानी कानून होता है। वास्तविकता में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी इसके बारे में, तो एक तरीके से आपकी सेंगोल जो होता है, राजसत्ता का प्रतीक होता है, राजसत्ता का प्रतीक है, है ना। ये जो सेंगोल होता है आपकी हमारी वास्तविकता में, वो एक किसका प्रतीक आपकी हमारी बताया गया, वो राजसत्ता का प्रतीक बताया गया है। अब राजसत्ता के प्रतीक के रूप में आपकी हमारी इसकी स्थापना अगर की जा रही है, तो ये हमारी भारत की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से तो इसका इतिहास रहा, यहाँ से जो ये सेंगोल आपकी एक प्रतीक चिन्ह, एक आकृति है, अखबार में बना के देंगे, आप नेट पे सर्च मान सकते हैं। एक तरीके से ऐसे आपकी जैसे कोई स्टैचू होता है, मूर्ति होती है, ऐसे करके इसका निर्माण किया गया, और जो राजसत्ता और वास्तविकता में आपकी हमारी कानून के निर्माण का प्रतीक होता है, है ना। तमिल भाषा से ये शब्द लिया गया, जो स्वतंत्रता और भारतीय विरासत और संस्कृति को, स्वतंत्रता और संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा आपकी, है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो ऐसा होता था, मैं आपको और थोड़ा सा आपकी डिटेल में आपकी कोशिश करते थे हमके समझने की। अगर हम वास्तविकता में आपकी हमारी इसके बारे में अगर डिस्कस करें, अगर इसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे भारत में
हमारे भारत में, अब सब लोगों को इतना पढ़ा हुआ हो, हमारे भारत में दक्षिणी भारत पर सबसे लंबे समय तक, है ना, सबसे लंबे समय तक राज करने वाला जो वंश रहा है ना, उसका नाम था चोल वंश। अब ये वाला चोल वंश मेरे कहने से आप जरूर गारंटी के साथ पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे आपने चालुक्य वंश पढ़ा होगा, पल्लव वंश पढ़ा होगा, राष्ट्रकूट वंश पढ़ा होगा, चोल वंश आपकी हमारी ऐसे ही करके उसके इर्द गिर्द है, पल्लव वंश पढ़ा होगा, कुषाण वंश पढ़ा होगा। तो दक्षिणी भारत पर जो सबसे लंबे समय तक आपकी शासन करा, जो राज करा, वो चोल वंश ने करा। अब वास्तविकता में हमारे भारत में ये जो आपकी सेंगोल है ना, सेंगोल जो आपके प्रतीक है, इस सेंगोल प्रतीक को शुरू करने का जो श्रेय है वो चोल साम्राज्य को दिया जाता है। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य में आपकी हमारी होता क्या था, जैसे एक राजा है ना, एक राजा, अब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करना है, एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करना है, सत्ता का हस्तांतरण अगर सत्ता का हस्तांतरण करना है, यानी कि सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को आपकी इसके प्रतिनिधि के रूप में, इसके जैसे बेटा हुआ या कोई भी आपकी हमारी उसके पिता हुआ, उसका ताऊ हुआ, चाचा हुआ, जो भी आपकी हमारी सत्ता को चलाने वाला व्यक्ति है, एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करना है प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। तो उसमें सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए, करने के प्रतीक के रूप में एक चिन्ह भेंट किया जाता था, एक चिन्ह भेंट किया जाता था। और उस वाले चिन्ह को आपकी हमारी जो भेंट किया जाता था ना, उस वाले चिन्ह को आपकी हमारी क्या कहा जाता था, उस वाले चिन्ह को सेंगोल कहा जाता था। ये है वास्तविक। अब समझ में आई? यानी कि जैसे चोल वंश में एक राजा बन गया, अब उस राजा मान लेते हैं वो आपकी हमारी या तो उसकी डेथ हो गई, या फिर वो अपने जीवन में जीते रहते अपने बेटे को सत्ता हस्तांतरित करना चाहता है, नहीं अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है। तो जब उसका बेटा राजा बनेगा तो उसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में जो प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा उसका नाम सेंगोल होगा। अब ये जो सत्ता जो हस्तांतरण का कार्यक्रम है ना, सत्ता हस्तांतरण का जो कार्यक्रम है, हस्तांतरण, इसका जो कार्यक्रम है आपकी, है ना, कार्यक्रम, ये ये जो कार्यक्रम है आपकी हमारी, ये एक या तो गुरु या पंडित के द्वारा आयोजित किया जाता था, पंडित के द्वारा आयोजित किया जाता था। और वही आपकी हमारी पंडित जो है ना, या तो गुरु जी या पंडित जी आपकी हमारी, ये गुरु या पंडित जी सेंगोल को उस राजा को सौंप देते थे। यानी वो शपथ दिलवा देते आपके राजा के रूप में, जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का, पहले आपकी हमारी राज्यरोहण किया जाता था, है ना, राज्य अभिषेक जिसको बोला जाता है। अब उस राज्य अभिषेक के दौरान ही उसका आयोजन या तो गुरु या पंडित जी करते थे, और ये गुरु या पंडित आपकी सेंगोल को जो एक प्रतीक चिन्ह होता है आपकी, ये इसे आपके राजा को सौंप देते थे हमारी ये वाली। तो एक प्रतीक है जिसको लेकर आज भी चर्चा हो रही है आपकी हमारी। तो वास्तविकता में इसका इतिहास जो है वो किस वंश से रहा, वो चोल वंश से रहा है ना? अब इसके बारे में यदि हम लोग आपकी हमारी डिस्कस करें, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे ना, तो अब सुन लो आपकी हमारी ये वाला है ना, और थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अब ये जो आपकी सेंगोल है ना, यह संगोल एक ही बात है भाई। सेंगोल जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कीमती सोने एवं चांदी धातुओं से निर्मित होता है आपके हमारे, ये वाला होता था, धातु से निर्मित होता था, है ना, सोने एवं चांदी धातुओं से निर्मित होता था। एवं एवं कीमती पत्थरों से इसको चारों ओर से घेर के रखा जाता था आपके, है ना, एवं कीमती पत्थरों से इसे घेर कर रखा जाता था, घेर कर रखा जाता था। अब समझ में आ गया, यानी कि वास्तविकता में आपकी हमारी इसे जो है सोने और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर से आपकी मैन्युफैक्चर किया जाता था, और इसके चारों ओर आपकी हमारी कुछ कीमती, बहुत ज्यादा आपकी कीमत के जो स्टोन होते हैं ना, पत्थर होते हैं, उनसे चारों ओर से इस आकृति को घेर कर रखा जाता था आपकी। अब अगर अब आगे सबकी समझ में आपकी है ना इतना। अब अगर हम बात करेंगे ना इसमें आपकी हमारी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, तो देखो मैं आपको बताऊं अब इसका आपकी भारत की आजादी से क्या लेना देना है। अब भारत की अगर स्वतंत्रता से इसका आपकी सेंगोल का लेना देना समझे, ये जो आपकी सेंगोल है
भारत की स्वतंत्रता से इसका क्या लेना देना रहा है। तो अब इस चीज को आपकी जल्दी सुन लें। अब देखो, भारत जो आपकी हमारी पाकिस्तान भारत से अलग हुआ वो सब जानते हैं। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। अगले दिन भारत का आपकी हमारी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था 1947 में। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश सरकार से सत्ता का हस्तांतरण सत्ता का हस्तांतरण किसको होना था? भारतीय सरकार को। किसको होना था? तब आंसर आएगा आपकी भारतीय सरकार को, यानी भारतीयों को, भारतीय सरकार को। और सबको पता है 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ जो आपकी हमारी भाई इस समय है ना, इस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे ना, जो अंग्रेज गवर्नर थे, जो अंग्रेज भारत में वायसराय आप लिखो तो बेहतर रहेगा। जो अंग्रेज वायसराय थे उनका नाम था आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये वाला आपके है ना, उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो है, इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने जो पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे कहा था, इन्होंने इनसे कहा था, 14 अगस्त की ये बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि सरकार आपकी हमारी इनकी बनने वाली थी, ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं आपके 15 अगस्त को। तो इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि तुम्हें कि तुम्हें सत्ता हस्तांतरण है ना, कि तुम्हें सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में क्या भेंट किया जाए, क्या भेंट किया जाए, ये वाला। अब बात समझ में आ गई, यानी कि कौन सी ऐसी एक मेमोरेबल चीज है, कौन सी एक ऐसी आपकी खूबसूरत चीज है जिसको आप चाहोगे कि 300 साल हमने आप पर राज करा और आज हम आपकी पूरी की पूरी आपकी हमारी जो शासन है, एम्पायर है, वो आपको सौंप कर जा रहे हैं, तो इसके रूप में आप क्या चाहोगे आपकी। तो अब इन्होंने जो है ना, आपकी पीटी नेहरू ने, ये जो पीटी नेहरू है, इन्होंने श्री राजगोपालाचार्य श्री राजगोपालाचार्य, जिनको वास्तविकता में आप सबको पता होगा राजा जी, ये भी आप याद रखना, राजा जी के नाम से प्यार से पुकारते थे, इन्होंने इनसे सलाह ली और तब कहा था कि हमें आपके प्रतीक चिन्ह के रूप में सेंगोल भेंट किया जाएगा, ये वाला। अब बात समझ में आ गई आपको। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पीटी नेहरू से कहा कि सत्ता के प्रतीक के रूप में आप क्या आपकी हमारी लेना चाहेंगे अंग्रेजों से। तो इन्होंने राजगोपालाचारी, जो भारत के 1948 में अंतिम वायसराय बने, प्रथम भारतीय वायसराय बने थे, इनसे सलाह लेने के बाद ये कहा कि आप हमें आपकी सेंगोल को भेंट कर रहे हैं। वहां से आपकी सेंगोल की परंपरा यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब ये वाला जो आपकी हमारी सेंगोल है ना, ठीक है, इतना आगे समझ में आप सब लोगों की है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें आपकी हमारी, तो इस रीजन से है, तो वास्तविकता में कहीं ना कहीं तो आप कह सकते हैं ना कि ये वाले जो सेंगोल की आकृति है, इसका लेना देना भारत की स्वतंत्रता से है। अब ये जो आपकी 14 अगस्त 1947 जो पीटी नेहरू को सेंगोल भेंट किया गया है ना, जो सेंगोल भेंट किया गया पीटी नेहरू को, है ना, ये वाला जो सेंगोल भेंट किया गया था, ये वाला, ये किया गया था। इस वाले आपकी हमारी सेंगोल को जो है ना, एक डिजाइनर थे आपकी बुम्मीदी बंगारू बुम्मीदी बंगारू, इनके द्वारा आपकी हमारी इसे बनाया गया था, ये वाला बुम्मीदी बंगारू, इनके द्वारा इन्हें इसे आपके डिजाइन किया गया था, ये वाला है ना। और ये वाला जो आपकी हमारी सेंगोल है ना, जो, तो शुरू में ये वाला सेंगोल जो आपकी पीटी नेहरू को भेंट किया था, वो इन्होंने डिजाइन किया था। अब पीटी नेहरू ने इस सेंगोल को लेने के बाद पीटी नेहरू ने ये वाला जो सेंगोल है, इसे लेने के बाद सत्ता का हस्तांतरण हो गया, भारत में सत्ता बन गई आपकी। लेने के बाद इसे अपने आवास पर रखा था, इसे अपने आवास पर रखा इन्होंने, यानी जहां वो रहते थे आपकी दिल्ली, यानी कुछ दिन वहां रखा रहा। फिर इसके बाद फिर उन्होंने इसे फिर उन्होंने इसे इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद है ना, आज का नाम तो प्रयागराज ही है। प्रयागराज में एक संग्रहालय है, इनका पैतृक घर भी था वैसे वो आपकी हमारी ये वाला, और उसका नाम है आपके आनंद भवन संग्रहालय, आनंद भवन संग्रहालय, संग्रहालय, इसे भेंट कर दिया था, इसे दान में दे दिया था।
यानी कि कुछ दिन उन्होंने अपनी आवाज दिल्ली पर रखा, फिर उन्होंने इसे आपकी इलाहाबाद में एक, ये प्रयागराज में एक संग्रहालय जिसका नाम है आनंद भवन संग्रहालय, इसे भेंट कर दिया था। अब ये जो आनंद भवन संग्रहालय है ना, ये पीटी नेहरू का पैतृक घर था पहले। पीटी नेहरू का वास्तविकता में पैतृक का मतलब होता है इनके पिताजी का घर था ये वाला, इनके पिताजी का घर था ये पहले। बाद में इसको म्यूजियम बना दिया गया। ये जो आपकी आनंद भवन संग्रहालय है ना, इसकी स्थापना, ये भी लिख लें आप, इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में इनके जो आपके पीटी नेहरू के पिता थे ना, पीटी नेहरू के जो पिता थे, और उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। आपने नाम जरूर सुना होगा अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो। मोतीलाल नेहरू ने की थी आपकी 1930 में। और इस संग्रहालय की स्थापना करने का जो उद्देश्य था ना, वो ये था कि यहाँ पर स्वतंत्रता से जुड़ी विरासत की चीजों को संग्रहित किया जाएगा। स्वतंत्रता और विरासत से जुड़ी हुई चीजों को आपकी संरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने घर को आपकी म्यूजियम बना दिया। तो वर्तमान में जो आपकी सेंगोल स्थापित किया जा रहा है, ये पहले इलाहाबाद संग्रहालय में था, भेंट किया गया था आपकी हमारी उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब वर्तमान में कुछ दिन पीटी नेहरू ने इसे अपने पास रखा, फिर संग्रहालय की डिटेल ये है, संग्रहालय स्थापित क्यों किया गया, इसकी डिटेल ये है आपके सामने आपकी। इतना क्लैरिफाई हुआ सब लोगों को आपकी, है कि नहीं। अब अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी ये वाला, अब इसकी अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दी कि सेंगोल के ऊपर जो विवाद है या सेंगोल को लेकर जो राजनीति पॉलिटिक्स की जा रही है, वो सेंगोल है क्या। अब ये जो आपकी हमारी सेंगोल है ना, ये वाला सेंगोल, इस सेंगोल की अगर हम बात करें तो ये 4 धातुओं से आपके निर्मित किया गया है। 4 धातुओं से आपके निर्मित किया गया है। मैंने डिजाइनर भी बता दिए कौन थे आपके, है ना। इसमें 50% जो है वो है सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। 40% जो है इसमें तांबा है, हो गया। 5% इसमें आपकी हमारी निकेल है, 5% अगर हम बात करेंगे आपकी निकेल है, तो 95% हो गया। इसी वाले अगर हम आपकी हमारी डिजाइन में बात करेंगे इसमें जो है, तो इसमें 5% आपकी हमारी इसमें जो रखा गया वो जस्ता रखा गया, ये वाला, ठीक है। तो 4 धातुओं से निर्मित है आपकी जो सिंबल बगल में लगेगा लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, प्रतीक होगा स्वतंत्रता का। क्यों होगा, चोल राजवंश से इतिहास है। प्रतीक चिन्ह क्या है, सबसे पहली बार कहां से शुरुआत हुई, वर्तमान में जो है वो कहाँ है आपकी, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आपकी हमारी, अगर नए संसद भवन तो पूरा हमने आपकी डिटेल में पढ़ ही लिया भाई, कि नए संसद भवन में क्या 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 होगा। अब जैसे करके 28 मई 2023 ईस्वी को हमारे जो पीएम हैं आपकी, ये उसका उद्घाटन करेंगे नए संसद भवन का। तो इनके साथ इस कार्यक्रम की अगवानी, है ना, इनके साथ इस कार्यक्रम की जो अगवानी है ना, अगवानी, वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी करेंगे भाई, ये वाली ओम बिरला वो भी इनके साथ रहेंगे। और देखो मैं आप सब लोगों को बता दूं, जितने भी भारत में विपक्षी राजनीतिक दल हैं, जितने भी भारत में आपके राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं, सभी को इनवाइट किया गया है आपकी हमारी इसमें। सारे लोगों को आपकी हमारी इसमें इनवाइट किया गया, सभी लोगों को कहा गया कि आप सब लोग आएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री आपकी हमारी लगभग 28 मई 2023 में लगभग लगभग 12 बजे के आसपास आपकी हमारी इसका उद्घाटन करेंगे। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को। अब ना हमारे प्रधानमंत्री जो होंगे आपकी हमारी इस अवसर पर, इतना क्लियर हुआ सब लोगों को आपके, है ना, कैसे है ये वाली चीज। तो कौन कौन अगवानी करेंगे आपकी, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब ना इस अवसर पर हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे, इस अवसर पर इस अवसर पर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी होंगे ना, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे, एक सिक्का भी जारी करेंगे आप। 75 रुपए का एक सिक्का भी आपके हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो आपकी हमारी जारी करेंगे। अब इस 75 रुपए के सिक्के के बारे में भी आप लोगों को टोटल जानकारी हो आपकी। अब 75 रुपए का जो सिक्का होगा ना, ये वाला आपकी ये गोलाकार होगा, गोलाकार होगा तो इसी रीजन से इसका व्यास होगा। अगर व्यास की बात करेंगे आपकी हमारी इसकी टोटल, तो व्यास होगा इसका आपकी हमारी 44 mm का, 44 मिलीमीटर का व्यास होगा, ठीक है। इसके अगर हम वजन की बात करेंगे, वजन, तो ये वाला आपकी हमारी जो सिक्का होगा ना, इसकी अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इसका वजन होगा 35 ग्राम, ये वाला,
है ना, 35 ग्राम का आपकी हमारी ये सिक्का होगा। इसकी ये सिक्का भी आपकी हमारी जो होगा ना, वो भी आपकी हमारी भाई, इसमें भी चांदी आपकी कितने परसेंट होगा, वो 50% चांदी होगी, इसमें तांबा होगा आपकी हमारी भाई 40%, और इसमें निकेल होगा 5% और 5% इसमें जस्ता होगा। इन 4 धातुओं से आपके इसका निर्माण किया गया, ये वाला जो सिक्का 75 रुपए का होगा। अब इस सिक्के के डिजाइन के ऊपर अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो इस सिक्के के डिजाइन के बारे में आप लोग लिख लें। इतना आपकी इसका व्यास होगा, व्यास का मतलब डायमीटर होता है, इतना इसका वेट होगा, 4 धातुओं से मिलकर बनेगा 75 रुपए का सिक्का। किस अवसर पर 28 मई को जारी करेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे। अब इस सिक्के के अगर हम बारे में बात करेंगे ना, तो इस सिक्के का जो आपकी एक हिस्सा होगा, है ना, जो ये वाला आपकी 75 रुपए का सिक्का होगा, तो 75 रुपए के जो सिक्का होगा ना, इसके एक सिरे पर, यानी एक जो आपकी उसका कोना होगा, एक सिरे पर इसमें अशोक स्तंभ के सिंग बनाए गए हैं। अशोक स्तंभ के सिंग, सिर बने हुए होंगे एक सिरे पर। जैसे दो पहलू होते हैं ना किसी भी सिक्के के, हेड और टेल, तो सामने वाले फ्रंट पर अशोक स्तंभ का आपके हमारी सिंह बना हुआ होगा, और इसी हिस्से पर नीचे, इसी हिस्से पर बोल रहा हूं भाई मैं, नीचे जो होगा ना आपकी, वो सत्यमेव जयते लिखा हुआ होगा, सत्यमेव जयते, ये वाला, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ होगा। इसी हिस्से पर बाएं कोने में, इसी हिस्से पर बाएं कोने में देवनागरी लिपि में भारत लिखा होगा, देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ होगा। और इसी हिस्से पर आपकी हमारी दाएं कोने में, यानी दाएं साइड में अंग्रेजी में, यानी रोमन लिपि में, अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ होगा। आई बात समझ में? इसी हिस्से पर आपकी अंग्रेजी में एक तरफ आपकी हमारी लिखेंगे इंडिया, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे आपकी भारत हिंदी में लिखा हुआ होगा, नीचे की तरफ सत्यमेव जयते होगा, ऊपर की तरफ आपकी हमारी अशोक स्तंभ के सिंह बने हुए होंगे इसमें, है ना। अब अगर दूसरे सिरे की बात करें इसमें, तो दूसरा सिरा जो है ना इसमें, दूसरे सिरे पर इसमें आपकी हमारी लिखा हुआ होगा, दूसरे सिरे पर देवनागरी लिपि में, देवनागरी, सॉरी, दूसरे हिस्से पर आप ऐसे करें आपकी हमारी, दूसरे हिस्से पर इसमें संसद भवन का डिजाइन होगा, संसद भवन का डिजाइन बना हुआ होगा। संसद भवन का आपकी हमारी इसमें दूसरे हिस्से पर क्या होगा, आपकी हमारी संसद भवन का डिजाइन बना हुआ होगा। और देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में ऊपर की तरफ, देवनागरी लिपि में ऊपर की तरफ संसद संकुल लिखा हुआ होगा आपकी हमारी, है ना, संसद संकुल, ये वाला। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें ना आपकी हमारी, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स होगा लिखा हुआ, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, मैं बोल रहा हूं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स होगा लिखा हुआ। तो ये पूरे सिक्के का डिजाइन हो गया, यानी एक तरफ आपकी हमारी सत्यमेव जयते, नीचे ऊपर की तरफ आपकी सिंह स्तंभ होगा, राइट हैंड पे भारत की, सॉरी, इंडिया लिखा हुआ होगा अंग्रेजी में, और लेफ्ट हैंड पे भारत। दूसरे छोर की बात करें तो संसद भवन का डिजाइन होगा, इसमें ऊपर की तरफ आपकी हमारी लिखा जाएगा संसद संकुल, देवनागरी लिपि हिंदी में, यानी कि फिर अंग्रेजी रोमन लिपि में आपके नीचे पार्लियामेंट संकुल होगा लिखा हुआ। 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अब उसका रीजन आप सबको पता है, क्योंकि हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, उस रीजन से आपकी 4 धातुओं से निर्मित होगा, और इस अवसर पर इसको भी लॉन्च करेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अब पता है आपको मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि जैसे नया संसद भवन बनेगा, तो अभी तक जो संसद भवन था वो पुराना था, अब पुराने वाले संसद भवन का आपकी हमारी क्या होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वाला जो आपकी हमारी थोड़ा सा है ना, जो पुराना संसद भवन है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इतिहास। पुराना संसद भवन जो है, इसकी नींव रखी गई थी, है ना। अरे हाँ, मैं ये बतानी तो भूल ही गया भाई आपको, जो ये नया संसद भवन है ना, नया संसद भवन, इसकी नींव जो रखी थी आपकी नींव, वो आपकी पीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा रखी गई थी, और वो रखी गई थी आपकी 10 दिसंबर 2020 को, 2020 को। तो लगभग 3 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है, लगभग 3 वर्ष, है ना, ये वाली। अब पुराने अगर संसद भवन की बात करें ना, तो पुराना संसद भवन जो है आपकी, डिजाइन डिजाइन सब हो गया, पुराना संसद जो है आपकी, इसकी नींव जो रखी थी नींव वो रखी थी 12 फरवरी 1921 ईस्वी को, और ये नींव रखी थी आपकी हमारी प्रिंस आर्थर के द्वारा, इन्होंने इसकी नींव रखी थी आपकी,
है ना। और इसके जो आपकी हमारी उद्घाटन है ना, उद्घाटन वो किया गया था आपकी हमारी भाई 18 जनवरी 1927 ईस्वी को। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड इरविन। इसमें आपकी पुरानी संसद भवन में लोकसभा में जो आपकी बैठने की जगह थी ना, वो लगभग 550 लोग बाग आपके हमारे 550 सांसद लोकसभा में बैठ सकते थे। और राज्यसभा में अगर हम बात करें ना, तो राज्यसभा में इसमें केवल 250 ही सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी। एक साथ जोड़ लेना आपकी हमारी कितने आ जाएंगे, 0 5 5 10 507 और एक 8, 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था पुरानी संसद भवन में थी। उद्घाटन इन्होंने करा था, नींव इन्होंने रखी थी। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पुराना संसद भवन जो है वो 6 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था आपकी, है ना। और उस जमाने में पुरानी संसद भवन में जो टोटल आपके खर्चा हुआ था ना बनाने में, वो 83 लाख रुपए का खर्चा हुआ था भाई, ये वाला। उस जमाने में 83 लाख का, जैसे आज 1200 करोड़ रुपए का खर्चा है, वैसे 83 लाख का खर्चा, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी जो पुराना संसद भवन होगा, तो पुराने संसद भवन की अगर हम लोग आपकी हमारी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पुराने संसद भवन को लेकर, तो पुराना संसद भवन जो है ना, इसे आप थोड़ा सा आपकी हमारी मेमोराइज कर लें और इसे जरूर आपकी हमारी थोड़ा सा याद रखें। जो पुराना संसद भवन होगा ना, पुराना पुराना संसद भवन जो होगा, इसका अगर हम डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन जो है वो, एक तो डिजाइनर थे आपकी एडविन लुटियंस, इन्होंने तैयार किया था, एडविन लुटियंस इन्होंने बनाया था। और इनके साथ साथ आपकी एक दूसरे व्यक्ति और थे आपकी हमारी, है ना, इनके साथ साथ आपके एक दूसरे व्यक्ति और थे और उनका नाम था आपकी हर्बर बेकर। हर इनका नाम भी और याद करना था, क्योंकि मैंने एक दो पेपरों में इनका नाम भी देखा है। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर आपकी पुरानी संसद भवन का डिजाइन किया था। पुराना जो संसद भवन था वो गोलाकार था, गोलाकार। अब अगर गोलाकार होगा तो इसका व्यास होगा, अगर इसके व्यास की बात करें तो वो व्यास था लगभग 560 फीट, इसका व्यास था आपकी, ठीक है। अगर इसकी परिधि की बात करेंगे तो इसकी परिधि थी लगभग 1/3 मील, इसकी परिधि थी। अगर इसके टोटल आपकी क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो टोटल आपकी हमारी जो क्षेत्रफल में फैला हुआ था ना, वो लगभग 6 एकड़ जमीन पर आपकी हमारी फैला हुआ था, है ना। ये भी ध्यान रखना आपकी हमारी, इसका जो डिजाइन था ना, इसका जो डिजाइन, वो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में एक योगिनी मंदिर है, मध्य प्रदेश में एक योगिनी मंदिर है, इस मंदिर से प्रेरित था आपकी हमारी ये वाला, है ना। गोलाकार था, कहाँ कहाँ से निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ से उद्घाटन कब हुआ, किसने डिजाइन तैयार किया, कितना व्यास था, कितने एकड़ में बना हुआ था, क्षेत्रफल कितनी परिधि थी, और इसका आपकी डिजाइन जो है वो हमने कहाँ से कॉपी किया था, ये भी था। अब पुराने संसद भवन का आपको ये मन में आ रहा होगा कि इसका क्या होगा। पुराने संसद भवन को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसका भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रिनोवेशन किया जाएगा। और जैसे कोई खास बैठकें होती हैं, उन बैठकों के रूप में आपकी इसका आयोजन किया जाएगा। ऐसे सुनने में आ रहा है कि अब नए संसद भवन के बाद ना, जो पुराना संसद होगा, इसको आपकी हमारी भाई, इसको मतलब पुनर्निर्मित किया, तोड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका आपकी हमारी दोबारा नए तरीके से रिनोवेशन होगा। और इसको हो सकता है आने वाले समय में इसको संग्रहालय के रूप में आपकी चेंज किया जा सकता है। संग्रहालय, संग्रहालय के रूप में आपकी हमारी म्यूजियम के रूप में इसको चेंज किया जा सकता है। अब वो आने वाला समय बताएगा। पुराने संसद भवन के बारे में मैंने सब कुछ ये आपको बता दिया। टोटल डिटेल हो गई। चोल वंश जरूर पढ़ना, संसद को एक बार पूरा कंप्लीटली पढ़ लेना, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति जो भी होता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपकी हमारी टोटल डिटेल हो गई आपकी। उद्घाटन आपकी हमारी प्रधानमंत्री जी 28 मई को करेंगे। उस दिन अखबार में भी आपकी हमारी खूब प्रिंट होगा इसमें। अब ढंग से आपकी इस चीज पे एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें, क्योंकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा मालूम किए जाए। तो फिर हम कभी भी आपकी हमारी भाई लगातार हम इस चैनल पर आपसे बात कर ही रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने पेपरों को क्वालिफाई करिए, अच्छी से अच्छी जॉब हासिल करें। फिर लगातार आप कोशिश करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तब तक के लिए आपसे हमारी, जब तक आपसे फिर मुलाकात होगी, विदा चाहते हैं और बाय।